ओके गैस, इस वीडियो में हम करेंगे GPB 121 फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स फर्स्ट ईयर का सेकेंड सेमेस्टर, जिसमें हमने कल शुरू किया था टॉपिक मेंडल्स लॉ, मेंडल के नियम, आनुवंशिकता के लिए जो प्रयोग किए और प्रयोगों के आधार पर जो मेंडल ने नियम दिए। दो नियम दिए थे, एक को कल हमने स्टडी किया और सेकेंड आज हम करेंगे मेंडल का द्वितीय नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मीन्स की जो एलील्स या जो गुणों का संकरण करवाया जाता है, ये गुण पृथक पृथक या स्वतंत्र रूप से नई जनरेशन या जो नेक्स्ट जनरेशन बनती है उसमें आते हैं। अब मेंडल ने 7 जो विकल्पी लक्षण, 7 युग्मों की वंशानुगति का अध्ययन किया था, जैसे गोल और सिकुड़े हुए बीज, पीले और हरे बीज, पत्थर, कठोर और मुलायम फली, इस प्रकार अलग अलग गुण लिए थे और उनका संकरण करवाया था। और मेंडल ने ऐसे पौधों में संकरण किया जो 2 जोड़े विकल्पी लक्षणों से भिन्न थे। तो क्या रिजल्ट्स मिले कि एक जीन के दोनों युग्म विकल्पी सदस्यों में होने वाला विसंयोजन, मीन्स एक जीन के जो दोनों एलील थे उनमें जो विसंयोजन होता था वो दूसरे जीन के दोनों युग्म विकल्पियों में होने वाले विसंयोजन से पूर्णतः अलग था, स्वतंत्र था। मीन्स की जो जीन के एलील्स थे वो जीन में जो दोनों ही गुणों के, दोनों ही पेयर्स के जो एलील्स थे उनमें किसी भी प्रकार का जो विसंयोजन होता था वो दूसरे जीन के दोनों पेयर से स्वतंत्र रूप से होता था। और इस प्रकार क्या हुआ कि जो दूसरी पीढ़ी में प्लांट्स मिले वो पैतृक प्लांट जैसे भी थे और नए लक्षणों वाले भी रिकॉम्बिनेशन प्राप्त हुए। मतलब जो पैतृक गुणों वाले थे प्लांट्स वो भी मिले और प्लस हमारे पास नए कॉम्बिनेशन भी उन्होंने प्राप्त किए। डेफिनेशन में देखें क्या है इसका स्वतंत्र व्यूहन, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कि जब स्वतंत्र युग्म विकल्पियों में 2 जोड़े F1 के साथ आते हैं तो उन दोनों में स्वतंत्र प्रभाव होते हैं। F1 में जो 2 जोड़े, जो 2 गुण आते हैं, जो 2 एलील्स आते हैं, उनमें दोनों के प्रभाव है जो स्वतंत्र होते हैं और जब उनके गैमेट्स बनते हैं तो दोनों युग्म विकल्पियों के सदस्यों में विसंयोजन होता है और एक जोड़ा युग्म विकल्पी के सदस्य दूसरे जोड़े जो युग्म विकल्पी हैं, जो पेयर एलील्स हैं, उनसे स्वतंत्रता पूर्वक विसंयोजित हो जाते हैं, जिसे जीनों का अपव्यूहन आकस्मिक व स्वतंत्र होता है। इसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम या मेंडल का वंशानुगति का दूसरा नियम कहते हैं। अब मेंडल ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था उसको देखते हैं कि मेंडल ने अपना प्रयोग ऐसे पौधों में किया जिसमें एक गोल तथा पीले और गोल तथा पीले रंग के बीज बनते थे और दूसरे में सिकुड़े और हरा रिंकल्ड ग्रीन रंग के बीज बनते थे। और मटर के गोल बीज सिकुड़े हुए बीजों पर तथा पीला रंग हरे रंग पर प्रभावी होता है। मीन्स जो गोल बीज है वो रिंकल बीज पर प्रभावित है और जो पीला रंग था वो हरे रंग पर प्रभावी था। तो F1 जनरेशन जब बनी, F1 जनरेशन में दोनों प्रभावी लक्षण उत्पन्न हुए और F1 में गोल और पीले बीज, गोल तथा पीले बीज वाले पौधे उत्पन्न हुए। क्यों? क्योंकि जो गोल बीज थे वो भी प्रभावी गुण था और जो पीले बीज थे वो भी प्रभावी गुण था। तो F1 जनरेशन में दोनों ही प्रभावी गुण दिखाई दिए।
अब F1 जनरेशन के जो प्लांट्स थे उसमें सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, तब सेल्फ पॉलिनेशन के द्वारा इनमें 556 सीड्स बने, मतलब 556 बीज बने, जिसमें बीज संयोजन के नियम के अनुसार बीज की आकृति और रंग दोनों में प्रभावी अप्रभावी बीज वाले बीज प्राप्त हुए, जो कि 3:1 था। कितने रेशो बना? 3:1, जिसमें गोल बीज, सिकुड़े हुए बीज, पीले बीज और हरे बीज। तो इन जो ये संख्याएं हैं, इनसे यह पता लगता है कि बीज की आकृति का बीज संयोजन, बीज के रंग और से बीज की आकृति और बीज का जो रंग है वो दोनों ही पूर्णतः स्वतंत्र ही नेक्स्ट जनरेशन में आए हैं। और F2 जनरेशन में पुराने तथा नए संयोग भी बने, नए रिकॉम्बिनेशन प्राप्त हुए, जिसमें गोल पीले बीज, गोल हरे बीज, सिकुड़े हुए पीले बीज, सिकुड़े हुए हरे बीज प्राप्त हुए, जो कि 9:3:3:1। ये जो रेशो है ये पहले भी यही था। फर्स्ट जो हमने देखा था पहला नियम, उसमें भी क्या था कि जो रेशो प्राप्त हुआ था पहले F1 में हमने 1:2:1 या 3:1 कह सकते हैं, जिसमें हमारे पास एक प्योर प्लांट, 2 संकर प्लांट्स और एक फिर से प्योर रिसेसिव कैरेक्टर प्राप्त हुआ। और F2 जनरेशन में जो रेशो प्राप्त हुआ, जो अनुपात मिला वो 9:3:3:1 मिला। तो अब F2 में 4 प्रकार के जो पौधे मिले वो उसका 3+1² था, गुणांक में थे, 3:1 के गुणांक में थे। और इसमें क्या था, एक जोड़ा जो विकल्पी के सदस्य थे वो दूसरे जोड़े के युग्मविकल्पियों के सदस्य से स्वतंत्रता पूर्वक विसंयोजन हो जाता था, और विसंयोजन होने से जो गुण है वो स्वतंत्र होकर या स्वतंत्र रूप से नेक्स्ट जनरेशन में आ जाते थे। तो ये जो प्रभाव था इसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहा गया। अब देखते हैं कि ये हम बात करते हैं, हमारे पास ये गोल बीजों के लिए R और सिकड़े हुए बीजों के लिए r, और इसी प्रकार हम कलर के लिए येलो के लिए कैपिटल Y और ग्रीन के लिए y को से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखते हैं कि फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास जो गैमेट्स हैं वो कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल y बनते हैं, और जो हमें इनका ट्रेड से जो जनरेशन प्राप्त होती है वो कैपिटल R, स्मॉल r और स्मॉल y, कैपिटल Y। मीन्स जो गैमेट्स हैं वो हमारे पास गोल बीजों के गुण और गोल बीजों के साथ सिकुड़े हुए बीज, और फिर अगर कलर की बात करें तो हमारे पास इसमें पीला कलर और हरा कलर, ग्रीन और येलो दोनों कलर लिए। तो अब इसमें हम बात करते हैं कि अर्धसूत्रण के समय जो गुणसूत्रों का व्यवहार कैसा हो जाता है। ये हमारे पास जो R था ये गोल बीजों के लिए रिप्रेजेंट किया था, और जो कैपिटल Y था वो हमने पीले रंग के सीड्स के लिए सीड्स को रिप्रेजेंट किया था। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट देखते हैं तो जो स्मॉल r था, स्मॉल r हमारे पास था, स्मॉल r किसके लिए किया था, वे जो सिकुड़े हुए बीज थे, रिंकल्ड सीड के लिए स्मॉल r, और जो हरे बीज वाले थे, हरे बीज ग्रीन सीड्स थे, वो थे हमारे पास स्मॉल y। इस तरह ये जो इनका पैटर्न था, ये अर्धसूत्रण के समय ये अलग अलग ट्रेड्स जो अलग अलग जनरेशन में जाते हैं। अर्धसूत्रण कब होता है? अर्धसूत्रण होता है जो जनन सेल्स होती हैं, जनन कोशिकाओं में जब अर्धसूत्रण होता है तब गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है। अगर अर्धसूत्रण नहीं हो तो गैमेट्स में क्या होगा कि पेरेंट्स
के जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो एज इट इज गैमेट्स में ट्रांसफर होंगे, और जब नई जनरेशन प्राप्त होती है तो नई जनरेशन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डबल हो जाएंगे। मीन्स जो क्रोमोसोम्स जो वेरिएशंस हैं या क्रोमोसोम्स का जो ट्रांसफर होना है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए जो सोमैटिक सेल्स हैं, सोमैटिक सेल्स में हमारे पास समसूत्री विभाजन या माइटोसिस की क्रिया होती है, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट्स के नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और जो डॉटर सेल्स बनते हैं उसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एक जैसे होते हैं, मीन्स समान होते हैं। और अगर हम अर्धसूत्रण की बात करते हैं, मियोसिस की बात करते हैं, तो जो मियोसिस डिवीजन होता है, अर्धसूत्रीय विभाजन होता है, उसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो पेरेंट्स जो पैतृक जो सेल्स हैं उसके कंपैरेटिवली गैमेट्स में या जो नई हम डॉटर सेल्स बनती हैं उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आधे हो जाते हैं, जिसको हम अगर हम नंबर ऑफ क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट करते हैं 2n से, तो जब नेक्स्ट जनरेशन आती है अर्धसूत्रण में तो डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स n से लिखा जाता है या n से रिप्रेजेंट करते हैं कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पैतृक सेल जो पैतृक कोशिका है उससे आधे हो जाते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट हम इसका जो डिस्क्रिप्शन देखते हैं कौन सा, कि जो पीले गोल और सिकुड़े हुए हरे सीड्स वाले प्लांट्स लिए। देखें ये जो गोल पीले लिए कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, और सेकेंड हमारे पास जो ट्रेड्स थे वो थे सिकुड़े हुए हरे बीज, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब F1 जनरेशन की अगर बात करें तो हमारे पास गोल व पीले, गोल और पीले में जो प्रभावी गुण थे या जो डोमिनेंट कैरेक्टर थे वो वाले सीड्स वाले प्लांट्स प्राप्त हुए। गोल किस पे प्रभावी थे, सिकुड़े हुए गुण पर, और जो पीले रंग वाले बीज थे वो किस गुण पर प्रभावी थे, हरे रंग के बीजों पर। तो F1 जनरेशन में जो हमें सारे पौधे मिले वो कैसे थे, पीले और गोल। अब जब सेल्फ क्रॉस कराया गया इनका, तो तब सेल्फ क्रॉस कराने से इनका हाइब्रिडाइजेशन जब हुआ तो इसमें हमारे पास जो प्लांट्स मिले वो कैसे थे, गोल पीले भी थे और गोल पीले के साथ साथ सिकुड़े हुए पीले भी थे, गोल हरे भी थे और सिकुड़े हुए हरे भी थे। हमें 4 ट्रेड्स प्राप्त हुए, 4 गुणों वाले सीड्स मिले, जिसमें रेशो क्या था 9:3:3:1, जिसमें गोल पीले थे हमारे पास, फिर गोल हरे थे हमारे पास, फिर सिकुड़े हुए पीले थे हमारे पास, और फिर लास्ट में 1 जो बना 25% प्लांट जो बने वो सिकुड़े हुए हरे बने। तो जो जीन है वो क्या गुणसूत्रों पर क्रोमोसोम्स पर पाए जाते हैं, और जो एलील्स पेयर हैं युग्मविकल्पी हैं वो कैपिटल और एंड स्मॉल है, जो कि बीज की गोल और सिकुड़ी हुई आकृति को नियंत्रित करते हैं। और हमेशा क्या होता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के साथ अलग अलग सदस्यों पर रहते हैं, और जो दूसरे एलील होते हैं, दूसरे एलील पेयर होता है वो विकल्पी के सदस्य के होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ अलग सदस्य पर उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार स्वतंत्र अपयूहन मीन्स जो ट्रेड्स हैं या जो एलील पेयर है उनका जो इनहेरिटेंस होता है वो बिल्कुल स्वतंत्रता पूर्वक होता है। जो एलील्स या जो एलील पेयर्स हैं वो अगली जनरेशन में जब जाते हैं तो उनके जो गुण ट्रांसफर होते हैं तो वो पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं। इस कारण इसे क्या कहा जाता है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो अब हम देखते हैं कि इनमें जो टेस्ट क्रॉस है, डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस जो है उसमें क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। तो डाइहाइब्रिड पहले तो आपको मैंने पिछले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि जो बैक टेस्ट क्रॉस है वो क्या होता है। उसमें F1 जनरेशन में जो
संतति प्राप्त होती है उसका रिसेसिव कैरेक्टर वाले जो पेरेंट्स होते हैं उसके साथ क्रॉस कराया जाता है। जैसे यहाँ हमारे पास क्या है, येलो राउंड प्राप्त हुए ना पीछे, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, मीन्स संकरित बीज वाले पौधे थे जिसमें प्रभावी गुण के कारण वो येलो और राउंड थे, और इनके जो पेरेंट्स थे वो ग्रीन और रिंकल्ड थे, स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो इनके जब टेस्ट क्रॉस कराया गया तो इसमें हमारे पास येलो राउंड, ठीक है, येलो रिंकल्ड, ग्रीन राउंड और ग्रीन रिंकल्ड, ये 4 तरह के पौधे प्राप्त हुए, 4 तरह के सीड्स वाले। तो इसमें हमारे पास नए कौन से 2 ट्रेट नए हो गए ना, येलो रिंकल्ड नया बन गया और ग्रीन राउंड, मीन्स नए कॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेशन भी इसमें प्राप्त होते हैं। अब हम ट्राई हाइब्रिड क्रॉस की अगर बात करें तो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है कि जिसमें 3 ट्राई, ये हमारे पास डाई हाइब्रिड था, और ट्राई हाइब्रिड में जब 3 गुणों का संकरण कराया जाए, मीन्स जैसे गुण, अगर गुण बात करें तो उसमें 2-3 गुण ले सकते हैं, लंबा, पीला और जो कक्ष में रहता हो एरियल। तो इस प्रकार के अब हम 3 गुणों की अगर बात करें, 3 गुणों से अगर क्रॉस करवाते हैं या संकरण करवाते हैं तो इसे ट्राई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। पहले हमने मोनो हाइब्रिड में क्या किया था कि हमने एक ही कैरेक्टर को लिया था, जैसे कल क्या था कैपिटल आर स्मॉल आर, और फर्स्ट जनरेशन में हमें क्या मिल गया था, लाल फूल वाले और सफेद फूल वालों का जब क्रॉस कराया था तो हमें सारे लाल फूलों वाले पौधे मिले थे। हालांकि वो संकर प्लांट मिले थे लेकिन रिसेसिव कैरेक्टर होने के कारण सफेद फूलों वाले पौधे F1 जनरेशन में हमें नहीं मिले थे, नहीं प्राप्त होते हैं। और F2 जनरेशन में अगेन जो रिसेसिव कैरेक्टर है, रिसेसिव कैरेक्टर फिर से F2 जनरेशन में हमें, या जो एक्सपेरिमेंट किया गया उसमें F2 जनरेशन में रिसेसिव कैरेक्टर वाले प्लांट्स फिर से दिखाई दिए। नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो मेंडल के जो नियम है इनका महत्व क्या है। एक तो ये जो नियम है, 2 नियम थे ना, विसर्जन का नियम या पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो ये जो 2 नियम थे ये वर्ल्ड वाइड लागू होते हैं और विश्वव्यापी माने भी जाते हैं, और ये प्लांट्स और एनिमल्स पर एक समान लागू होते हैं। और जो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है वो उन लक्षणों पर लागू होता है जिनके लिए उत्तरदायी जीन्स अलग अलग क्रोमोसोम्स पर पाए जाते हैं अथवा एक ही क्रोमोसोम्स पर होते हैं, लेकिन उनके बीच क्रॉसिंग ओवर नहीं होनी चाहिए, मीन्स उनका आपस में संलग्नता नहीं होनी चाहिए। और जो इसकी जो इम्पोर्टेंस है कि जो बिखरे हुए जो लक्षण होते हैं जैसे उत्तम और अधिक उपज, शीघ्र परिपक्वता, और जो फंजाई होते हैं, जो स्पर्म्स या जो स्पोर्स होते हैं, है ना, जो सूखा या जो फ्रॉस्ट होता है, झुकाव होता है, इसके लिए अवरोधक आदि लक्षणों को एक जाति में एकत्रित करना ही हाइब्रिडाइजेशन का उद्देश्य है। कैसे कि अगर हमारी कोई स्पीशीज ऐसी है जिसको हम अधिक ग्रोथ कराना चाहते हैं या उसकी जो क्वालिटी है वो बेस्ट क्वालिटी है, तो हम उसका संकलन करवाकर उसकी वृद्धि कर सकते हैं, उस की जो फसल है वो अधिक प्राप्त कर सकते हैं। तो जो जैसे सूखा है या झुकाव है, इस प्रकार के लक्षणों को एक जाति में एकत्रित कर सकते हैं। और स्वतंत्र अपव्यूहन की बात करें तो स्वतंत्र अपव्यूहन के कारण ही जीनों के नए नए रिकॉम्बिनेशन या नए नए सहयोग बनते हैं, जिससे बहुत से बिखरे हुए लक्षणों को व्यक्तियों में संकरण करने से बिखरे हुए लक्षण एक ही या कुछ थोड़े व्यक्तियों में आ जाते हैं, जिससे नए वैरायटीज बनाई जा सकती है, नई वैरायटीज निकाली जा सकती है। तो स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम से, या जैसे हम संकरण की बात करें तो संकरण से
नई जातियों का निर्माण भी संभव होता